चलें जनाब, शुरू करते हैं फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सैटरडे को हम लोगों ने टारगेट कॉस्टिंग जो है वो अपना कंप्लीट किया था और मैंने आप लोगों से कहा था कि टारगेट कॉस्टिंग का हमने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो स्टार्ट कर लिया था एंड आई आस्क्ड यू गाइस टू कंप्लीट इट। हाँ जी, डिस्काउंट की अमाउंट कैसे निकली? मैं जरा लेट मी ओपन कि हमने कहाँ तक हम पहुंचे थे। जी जनाब, डिस्काउंट की परसेंटेज जब आपने बतानी थी कि डिस्काउंट की परसेंटेज कैलकुलेट किए, कंप्लीट किया ये सवाल किसी ने? क्योंकि ये इसका ये डिस्काउंट की परसेंटेज वाला पॉइंट रह गया था। जी, मोहसिन, अब्दुल्ला, एमन, अनस, आसिफ, दिलशाद, गुलाम मोहम्मद, हसनैन, हसन, मोहम्मद शाहरुख, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद यासिर, मुनीबा, समरा, सना, सुंदस, उजैर, जेबा। जी, कैसे कैलकुलेट किया डिस्काउंट की परसेंटेज? अब उसमें मैं आपको जरा कंफ्यूज करूं। हमारे पास जो दो फिगर्स अवेलेबल हैं जो पॉसिबल हमारा बेसिस बन सकती हैं, वो कौन सी हैं? वो है टोटल परचेज कॉस्ट एक्सक्लूडिंग कस्टम ड्यूटी एंड टोटल परचेज कॉस्ट इंक्लूडिंग कस्टम ड्यूटी। जी, क्या मैंने जो मेरा कॉस्ट गैप है जो मैंने बेसिकली कवर करना है अपने कस्टम ड्यूटी और सॉरी अपने डिस्काउंट के थ्रू, ठीक है, वो क्या मैं 2930.32 पे अप्लाई करके डिस्काउंट की परसेंटेज निकालूंगी या 3369.87 पे डिस्काउंट की परसेंटेज निकालूंगी? This conference will now be recorded. चलें जनाब, तो अब उसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या है, लॉजिक हमारा क्या बनेगा? देखें, आपको डिस्काउंट जब मिलेगा, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 है टारगेट कॉस्टिंग का, जो हमने सैटरडे को एक छोटा सा पार्ट इसका छोटा मतलब कंप्लीट इनकम्प्लीट रह गया था, बाकी सब हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब एक नॉर्मल सी बात है। क्या बात है जनाब? बात ये है कि आपके पास अगर डिस्काउंट आपको मिलता है ना, जब आपको अगर आपको डिस्काउंट मिलता है तो आपकी ये अमाउंट ऑब्वियसली बात है अफेक्ट होगी, है ना। ये अमाउंट अफेक्ट होने की वजह से कस्टम ड्यूटी भी आपका अफेक्ट होगा। मेरी बात यहाँ पे गौर से सुनिएगा। ये जो आपका कॉस्ट गैप आ रहा है, ये तो आपका टोटल कॉस्ट गैप है ना। यानी कि आपके पास टारगेट कॉस्ट और एस्टिमेटेड कॉस्ट के दरमियान जो टोटल गैप है वो इतना है। अब आपको ये बात पता है कि दिस अमाउंट कंप्राइजेस ऑफ टू फिगर्स। एक तो आपका टोटल परचेज कॉस्ट है और एक आपका टोटल परचेज कॉस्ट में डिक्रीज होने की वजह से जो कस्टम ड्यूटी पे भी फर्क पड़ेगा। बेसिकली ये दोनों मिलके 323 का पार्ट बनेंगे। इज दैट क्लियर? परचेज ओरिजिनल परचेज कॉस्ट आपकी जब कम होगी तो कस्टम ड्यूटी भी आपका नेचुरली सी बात है कम होगा उसी रेशियो से, है ना। और वो इस तरीके से दोनों चीजें कम होनी चाहिए कि आपका टोटल डिक्रीज आना चाहिए 323। ठीक है, अब आपने क्या लेना है डिस्काउंट परसेंटेज में? अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो अगर आप 323 इंटायर फिगर ले रहे हो, 323 अगर आप इंटायर फिगर ले रहे हो तो आप डिनोमिनेटर में कौन सी फिगर उठाओ? इंक्लूसिव ऑफ कस्टम ड्यूटी, क्योंकि यहाँ पे 323 भी इंक्लूसिव ऑफ कस्टम ड्यूटी जो भी इफेक्ट आना चाहिए, डिक्रीज आना चाहिए, वो परटेन कर रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, तो आपने क्या ले लिया? या तो आपके पास डिस्काउंट की परसेंटेज 323 डिवाइडेड बाय जो डिस्काउंट की अमाउंट है डिवाइडेड बाय व्हाट अमाउंट? 3369.87, ये वाली इंक्लूडिंग कस्टम ड्यूटी जो आपकी परचेज कॉस्ट आ रही है। तो 3369.87 हम ले लेते हैं। तो इधर क्या, ये रहा 3369.87 इंटू 100। ठीक है, या तो आप इस तरीके से करें 323 डिवाइडेड बाय 3369.87 इंटू 100। ये आप ले लें अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस 9.58%। इज दैट क्लियर? ठीक है, या फिर आपके पास ऑल्टरनेटिव क्या है? अगर तो आपने ये फिगर उठाई है कौन सी? 2930.2332, सही है, 2930.32 फिगर अगर आपने उठाई है तो आपको डिस्काउंट परसेंटेज भी किस पे अप्लाई करना है?
आपको 323 में से 15% कस्टम ड्यूटी रिमूव करनी है। फिर क्लियर बात समझ आ रही है? तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि भाई मेरा डिस्काउंट एक्सक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ कस्टम्स ड्यूटी कितना होगा, तो आप ये कहेंगे ना 323 रिप्रेजेंट्स 115%, है ना? 323 रिप्रेजेंट्स 115%, 100% के ऊपर 15% अप्लाई हुआ ओवर एंड अबव, तो हम क्या करेंगे 323 डिवाइडेड बाय, एक सेकेंड, ठीक है? या तो आप इस तरीके से करें कि डिस्काउंट एक्सक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ कस्टम्स ड्यूटी, यानी कि अगर कस्टम्स ड्यूटी ना होता तो फिर जाहिर सी बात है हमारा कितना गैप होना था, 281 गैप होना था, है ना? इन अदर वर्ड्स, तो आप डिस्काउंट परसेंटेज या तो उस पर अप्लाई करें, या फिर अगर आपको ऊपर वाली फिगर पे करना है तो फिर आप लेंगे 281 डिवाइडेड बाय क्या अमाउंट है, 281 divided by 2930.32, 2930.32, 2930.32. Is that clear? 2930.32 into 100, ठीक है? तो जाहिर सी बात है आपको ये चीज देखनी है ना कि आप जो बेसिस यूज कर रहे हो, ठीक है, जो आप इन अदर वर्ड्स क्या कह सकते हैं उसको, आपने जो बेसिस इस्तेमाल करना है वो कंसिस्टेंट हो विद योर न्यूमरेटर। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो दोनों काम से करेंगे, दोनों तरीकों से आपका आंसर सेम आएगा और ये करेक्ट होगा। ठीक है, आई होप दैट्स क्लियर, बात समझ आ रही है सबको। और हमारा आंसर थोड़ा सा डिफरेंट होगा पैक हैंडबुक से, क्योंकि पैक ने 1.5 मिलियन की याद है जो डेप्रिसिएशन थी मशीन की, उसको उन्होंने फिक्स्ड एफओएच में ले गए थे। ठीक है, फिक्स्ड एफओएच का उन्होंने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाला था और उसको उन्होंने फिर 5.5 लाख आवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ओवरहेड्स वाला पॉइंट एक दफा करवा दूं, कौन सा ओवरहेड्स वाला, ये वाली बात। हाइलो मेथड से हमने वेरिएबल ओवरहेड निकाला यासिर, वो बात आपको समझ आ गई है? हाइलो मेथड याद है? अभी इंशाल्लाह जो अभी हम लोग बजटिंग का चैप्टर स्टार्ट करने लगे तो उसमें अगेन हाइलो मेथड और रिग्रेशन एनालिसिस थोड़ा सा रिपीट भी होगा। ठीक है, तो उसके ऊपर जब आ जाते हैं, हाइलो मेथड वैसे सबको याद था। हाइलो मेथड में क्या करते हैं, हाइलो मेथड में हम देखते हैं कि अभी रिपीट हो जाएगा, अगर आपको रिवाइज करना है तो अभी बजटिंग में हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, अदरवाइज नहीं पढ़ा है आज तक, मुझे बात बताएं, आपने FAR1 पढ़ी है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि FAR1 में आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट के अंदर रिग्रेशन एनालिसिस, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स और, अच्छा अब नहीं था, अब नहीं था FAR1 में, आर यू श्योर? लास्ट टाइम में नहीं था? अच्छा जी, नहीं पढ़ा आप लोगों ने? ओ अच्छा अच्छा, मुझे बता देते। चले, इन एनी वेज इन एनी केस अभी बजटिंग में हमने उसको रिपीट करना ही है। आप लोगों को ये बात थोड़ी सी समझ में आई? अच्छा, FAR1 का सिलेबस, बिकॉज आई एम नॉट स्टडिंग, आई एम नॉट टीचिंग इट येट, तो मैंने इसको ज्यादा डिटेल में नहीं देखा। चेंजेस तो नेचुरली सी बात है बहुत आए उसके अंदर, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि ये वाली एलिमेंट भी इसमें एक्सक्लूड हो चुका है। हाँ जी, तो हमारे पास कहाँ था ये, तो बता तो देते हैं आप लोग कि आप लोगों को मेथड ऑफ लीस्ट को ये हाइलो मेथड नहीं आता। ठीक है, चलें देखें यहाँ पे क्या हिसाब किताब है। उसने आपको ये बात बताई है, हाइलो मेथड क्या होता है। हाइलो मेथड के अंदर आपको उन्होंने 2 लेवल्स ऑफ एक्टिविटी पे एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड्स दिए, है ना? उसने आपको बताया हुआ है कि असेंबली आवर्स 9,50,000 जब थे, ये पास्ट की इंफॉर्मेशन है, कि जब 9,50,000 आवर्स थे तो हमारे प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने थे, 65.6 मिलियन। ठीक है, फिर जब हमारे असेंबली आवर्स किसी क्वार्टर में 1,50,000 आवर्स हो गए तो हमारे प्रोडक्शन ओवरहेड्स लाइकवाइज इंक्रीज किए, है ना? अब आपको ये बात पता है कि ओवरहेड्स के 2 पार्ट्स होते हैं, एक वेरिएबल एक फिक्स्ड, है ना?
जो वेरिएबल एलिमेंट होता है वो वेरी करता है विद द चेंज इन एक्टिविटी लेवल, और फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो फिक्स्ड रहता है रिगार्डलेस ऑफ द एक्टिविटी लेवल। अब मुझे बात बताइए, इन प्रोडक्शन ओवरहेड्स में जितना भी फिक्स्ड एलिमेंट है वो सेम है इन दोनों फिगर्स में। फॉर एग्जांपल फिक्स्ड ओवरहेड है 10 मिलियन, तो 10 मिलियन 9,50,000 असेंबली आवर्स हम काम करें, इतना काम करें तब भी 10 मिलियन है प्रोडक्शन ओवरहेड्स के अंदर। बाकी यानी कि 55.6 मिलियन वेरिएबल है ना, टोटल है वेरिएबल ओवरहेड्स का। बात समझ आ रही है? इसी तरह से 68 मिलियन के अंदर 10 मिलियन जो है वो फिक्स्ड ओवरहेड है, अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, एट दिस एक्टिविटी लेवल एज वेल। और बाकी कहने के 58 मिलियन के आपका टोटल है वेरिएबल ओवरहेड का। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ जी, बात समझ आ रही है? यस और नो? अब अगर मैं आपको ये कहूं कि मेरी एक्टिविटी लेवल चेंज हो गई है और मेरा प्रोडक्शन ओवरहेड भी चेंज हुआ है, तो मुझे बात बताइए, ये चेंज जो 65.6 मिलियन से हम आ गए 68 मिलियन पे, ये चेंज एंटायरली वेरिएबल ओवरहेड्स की वजह से है, ये मैं बात कह सकती हूँ, है ना? ये जो चेंज आया है ये टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स में चेंज आया, क्योंकि आप अज्यूम कर लेना 10 मिलियन इधर भी सेम है, 10 मिलियन इधर भी सेम है, तो अगर 68 माइनस 65.6 मिलियन में करती हूँ तो 10 मिलियन से 10 मिलियन माइनस हो जाता है, बाकी जो पीछे आंसर आता है यानी कि वो चेंज आ रहा है टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स में। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं इसको इस तरीके से कोई बात कर सकती हूँ कि 1 लाख आवर्स एडिशनल काम करने की वजह से, बात समझ आ रही है? मेरे पास ये क्या आ रहा है, डिक्रीज इंक्रीज इन आवर्स है ना, मैंने अपना थोड़ा सा बढ़ा दिया एक्टिविटी लेवल, 1 लाख घंटे मैंने ज्यादा काम किए, तो 1 लाख घंटे ज्यादा काम करने की वजह से मुझे 2.4 मिलियन का एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर करना पड़ गया, ओवरहेड्स मेरे बढ़ गए। इतने कितने बढ़ गए? 2.4 मिलियन। तो अगर मैं ये देखूं तो मेरे पास इसका मतलब है वेरिएबल ओवरहेड पर आवर कितना है, मेरे पास वेरिएबल ओवरहेड पर आवर है 2.4 मिलियन डिवाइडेड बाय 1 लाख, है ना? यानी कि 1 घंटे का जो मुझे एडिशनल पड़ रहा है। और आपको ये बात पता है कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट होती है कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या प्रोड्यूसिंग या अक्वायरिंग 1 एडिशनल यूनिट। बात समझ आ रही है ना? वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, मुझे एक और एडिशनल यूनिट मैन्युफैक्चर करने की जो डायरेक्ट कॉस्ट है मेरी, वो वेरिएबल कॉस्ट होगी। मैं कहूंगी कि मुझे एक और यूनिट मैन्युफैक्चर करने के लिए 10 रुपए का एडिशनल खर्चा इनकर करना पड़ेगा, एक और यूनिट मैन्युफैक्चर करने के लिए मुझे 10 रुपए का एक और खर्चा इनकर करना पड़ेगा, तो टोटल 3 यूनिट्स इनकर मैन्युफैक्चर करने के मुझे क्या मिल जाएंगे? बिल्कुल मार्जिनल कॉस्ट होती है, आपको ये बात भी पता है ना? मार्जिनल कॉस्टिंग में हम क्या लेते हैं, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट ही तो माइनस करते हैं, यस और नो? तो मैं अगर उस बेसिस पे बात करूं, मार्जिनल कॉस्टिंग या वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन को देखूं, तो उस हिसाब से क्या 24 रुपीज पर आवर मेरा वेरिएबल ओवरहेड नहीं निकलता? निकलता है ना? मेरा वेरिएबल ओवरहेड क्या कैलकुलेट होता है, मेरा वेरिएबल ओवरहेड कैलकुलेट होता है एज 24 रुपीज पर आवर, यस और नो? है ना? मैंने क्या किया, मैंने चेंज इन ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय चेंज इन आवर, रुपी को मैंने डिवाइड कर दिया आवर्स से, तो मेरे पास जो 24 रुपी पर आवर है दैट रिप्रेजेंट्स माय वेरिएबल ओवरहेड। अब मैं किसी भी लेवल को पिक करूं, ठीक है, हाइलो मेथड अभी खत्म नहीं हुआ क्योंकि अभी हमें फिक्स्ड ओवरहेड्स कैलकुलेट करने हैं। अब मैं इन दोनों में से किसी भी पॉइंट को पिक करती हूँ, ठीक है, किसी भी पॉइंट को पिक करती हूँ। तो फॉर इंस्टेंस अब मैंने सैटरडे को सिलेक्ट किया था 1050,000 आवर्स, ठीक है, तो मैं इसी पॉइंट को सिलेक्ट करती हूँ, फिर मैं आपको 950,000 आवर्स सिलेक्ट करके भी बताती हूँ, आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 1050 मिलियन आवर्स मैं जब काम करती हूँ तो मेरा 68 मिलियन प्रोडक्शन ओवरहेड आता है। अब मुझे पता लग गया है कि हर 1 घंटे का वेरिएबल ओवरहेड कितना है, तो क्या आप वेरिएबल ओवरहेड टोटल कैलकुलेट नहीं कर सकते? 1,50,000 आवर्स पे जरा कैलकुलेट करें, 1,50,000 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 24, जरा बताएं क्या आंसर आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है? ये जो 25.2 मिलियन है ये क्या चीज है? 25.2 मिलियन मेरे पास आ गई टोटल वेरिएबल ओवरहेड एट 1050,000 आवर्स, यस?
है ना। तो यानी कि 68 मिलियन में से 25.2 अगर मेरा वेरिएबल है तो बाकी मेरा क्या होगा, फिक्स्ड होगा। इधर देख लें, टोटल FOH at 1050,000 hours is how much, 68 million, right? 68 मिलियन में से जो वेरिएबल एलिमेंट है वो है 25.2 मिलियन और फिक्स्ड FOH कितना है 42.8। ठीक है, और ये बात हमें पता है कि ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमें एक क्वार्टर की दी हुई है, यानी कि 3 मंथ्स की दी हुई है। ठीक है, तो हमने क्योंकि अपना ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करना है नॉर्मल एनुअल कैपेसिटी को यूज करके, है ना। या तो आपको आपके पास ये ऑप्शन है कि आप इस 4 मिलियन को भी क्वार्टरली कैलकुलेट कर लें कि एक क्वार्टर में हमारा क्वार्टरली हमारा नॉर्मल कैपेसिटी कितना बनता है, 4 मिलियन डिवाइड बाय 4 यानी कि 1 मिलियन। ठीक है, या तो अब ये काम कर लें, या फिर आपके पास जो फिक्स्ड FOH आपने कैलकुलेट किया हुआ है ये एक क्वार्टर का है, तो अगर मैं पूछूं पूरे साल में टोटल FOH कितने आप फिक्स्ड ओवरहेड्स आप इनकर करेंगे तो आप मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दें उसको। क्लियर होगी बात। तो 42.8 मिलियन को 4 से मल्टीप्लाई किया, द रेस्ट इज, यू गाइस नो एवरीथिंग राइट, द रेस्ट इज नॉर्मल जो हम लोग काम करते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि अगर मैं फिक्स्ड FOH की कैलकुलेशन करूं किसको यूज करके, 9,50,000, एक काम ये करें, ये बल्कि आप खुद करें सॉल्व। अगर मैं 9,50,000 को यूज करके कैलकुलेट करूं, मैं अब्दुल्ला एक सेकंड देखती हूँ, पहले हम प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लें। 9,50,000 आवर्स को यूज करके मुझे जरा फिक्स्ड ओवरहेड कैलकुलेट करके बताएं। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड क्या होगा 9,50,000 आवर्स पे, वेरिएबल ओवरहेड मेरे 24 है, और मुझे बताएं क्या वो भी 42.8 मिलियन आता है पर क्वार्टर, या वो कोई डिफरेंट फिगर आती है, जरा कैलकुलेट करें जल्दी से। हाँ जी, सेम आंसर आ रहा है 42.8 मिलियन। तो रिगार्डलेस ऑफ वट एवर एक्टिविटी लेवल यू सिलेक्ट टू कैलकुलेट फिक्स्ड ओवरहेड, योर आंसर विल बी द सेम, है ना। क्योंकि आपने वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट आपने सेम ली, पर आवर आपने सेम लिया है, ऑब्वियसली बात है वो एक ही है। अब हम इंशाल्लाह बजटिंग स्टार्ट करेंगे अभी, तो पहला ही हमारा जो पॉइंट ऑफ लर्निंग होगा वो यही होगा कि भाई हमने क्या देखना है, हमने अपने हाइलो मेथड और रिग्रेशन एनालिसिस तो आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में किया हुआ होगा, है ना, उसकी रिवीजन होगी, ऑब्वियसली बात है। तो हम ज्यादा उसको बस हल्का फुल्का, हाइलो मेथड इज वेरी इजी, ठीक है, उसमें कोई ऐसी वो टेक्निकल बात नहीं है। अच्छा जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 में अब्दुल्ला कह रहे हैं कि सोल्यूशन में फिक्स कॉस्ट 4 दी हुई है, फिक्स कॉस्ट 2 रुपीज पर यूनिट नहीं आएगी, सोल्यूशन में फिक्स कॉस्ट दी हुई है 4 रुपीज। अच्छा जी, इसको जरा देख लेते हैं क्या कह रहा है। बिग बॉस कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स एग्जीक्यूटिव लेदर चेयर्स, आर कंसीडरिंग अ न्यू डिजाइन ऑफ मसाजिंग चेयर टू लॉन्च इनटू द कंपेटिटिव मार्केट इन व्हिच दे ऑपरेट। They have carried out an investigation in the market that has targeted a competitive selling price of rupees 215. The estimated market of the product is 500,000 units per year. The company would like to capture 15% of this market. यानी कि कंपनी के जो expected units हैं वो कितने हैं, 15% of 500,000, ठीक है। The company wishes to achieve target profit of 9,750,000 for sales of this product per year. तो आप पहले निकालेंगे टारगेट कॉस्ट, है ना। आपको उन्होंने प्राइस दे दी हुई है फॉर द चेयर, और आपको आपके पास नंबर ऑफ चेयर्स आ जाएंगी, 15% से मल्टीप्लाई करके आपने उसमें से प्रॉफिट माइनस करना है, प्रॉफिट माइनस करके आपके पास आ जाएगी कॉस्ट,
कॉस्ट को आपने डिवाइड करना है, या तो आप डिवाइड कर लें पर यूनिट निकाल लें, या फिर आप टोटली रहने दें. Cost information is as follows. The frame and massage mechanism will be bought in for rupees 51 per chair, and they are bought in batches of 500. ठीक है जी. An additional carrying cost are 2000 per batch. ये तो आपका variable cost हो गया. BB will upholster it in leather and assemble it ready for dispatch. Leather cost rupees 10 per meter and 2 meters are needed for a complete chair. ये आपका तो material हो गया. Assembly workers take 1-4 hours to assemble a chair and they are paid 50 per hour. It is estimated that 12% of the hours paid to the assembly workers is for idle time. तो हमने productive time निकालना पड़ेगा हमें. Recent historic analysis has revealed the following production overhead data. तो total production overhead ये वही हो जाएगा. Hilo method से fixed overheads are absorbed on an assembly hour basis based on normal annual activity levels. In a typical year, 2,20,000 assembly hours will be worked by BB company. तो ये हमारे पास annual हो गया, budgeted basis हो गया, है ना. और हमारे पास fixed overheads कितने हैं, मैं जरा solution से देख लूं. fixed overheads हमारे पास कितने निकले. fixed overheads आपके निकले हैं, किधर है जी fixed overheads, ये रहा ना. फिक्स्ड ओवरहेड आपके पास आ गया, ये फिगर सही निकली है. ये वेरिएबल ओवरहेड की फिगर सही निकली है, 8 रुपीज पर आवर. ये जरा मुझे कंफर्म कर दें, ये फिगर ठीक है. और आपका जो कौन सा एक्टिविटी लेवल आपने सिलेक्ट किया है 8 रुपी पर आवर को कैलकुलेट करने के लिए. अच्छा, वो तो आप किसी भी एक्टिविटी लेवल पे कर सकते हैं. इन्होंने 60,000 को यूज किया. लेट्स सी, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मिनट. इन्होंने 60,000 आवर्स को यूज किया. तो एक सेकेंड, हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 8. ये आपके पास हो गया 4,80,000. 700,000 माइनस 4,80,000. ठीक है, ये आपके पास हो गया 220. और आपके पास नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं जो आपने एनुअल या तो ईयरली है, तो 2,20,000 को आपने डिवाइड कर दिया 4 से. ठीक है, 55,000 से डिवाइड होना है. जस्ट डिवाइड 4 रुपीज पर आवर इज योर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट. 4 रुपी पर आवर है. फिक्स्ड ओवरहेड हमारा पर क्वार्टर दिया हुआ है 2,20,000 रुपीज. हाँ जी, पीछे क्या आंसर लिया हुआ है, पीछे उन्होंने 2 लिया हुआ है, आप ये कह रहे हैं. पीछे भी सही लिया हुआ है, 4 रुपीज ही लिया हुआ है. सही है पीछे बेटा, द आंसर इज करेक्ट. व्हाट्स रॉन्ग अबाउट इट अब्दुल्ला. असेंबली वर्कर्स 1-4 आवर्स लेते हैं पर यूनिट. अच्छा, आप ये कह रहे हो एब्जॉर्ब जो करना है. ठीक है, तो इन्होंने कितना एब्जॉर्ब किया इसको. अच्छा बेटा, ईयरली कितना होगा ये बताए ना. अच्छा, ईयरली से तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता. हाँ, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर ये हो गया 1/4 लेते हैं. आप वेरिएबल की बात कर रहे हो, फिक्स की बात कर रहे हो, उस हिसाब से तो 1 बनेगा. और वेरिएबल में ₹8 पर आवर है, और हमारे असेंबली वर्कर्स कितने लेते हैं, वो लेते हैं 1/4 आवर्स. हाँ जी, सही कह रहे हैं. उसमें फिर 2 जाना चाहिए ना अपेरेंटली. हमारे जो वो है, बिल्कुल ठीक बात है. अच्छा, इन्होंने ठीक है, टोटल ठीक है, सही है जी. प्रिंटिंग मिस्टेक है अपेरेंटली, प्रिंटिंग एरर है. वर्किंग में उन्होंने गलती की है, लेकिन एमन कह रही है कि उन्होंने टोटल सही कैलकुलेट किया. टोटल उन्होंने कैलकुलेट किया ऑन द बेसिस ऑफ 140 85 जो आप कह रहे हैं. 85 आपका टारगेट कॉस्ट है, एस्टिमेटेड कॉस्ट 97.2. टोटलिंग करके देख लेना. ओहो बेटा, इधर लिया हुआ तो है इन्होंने, ये देखें 4 और 1 ही तो लिया हुआ है.
अच्छा आप कह रहे हैं 2 होना चाहिए ना, हाँ 2 और 1 होना चाहिए, बिल्कुल ठीक, 2 और 1 होना चाहिए, सही कह रहे हैं आप, सही है, 2 और 1 होना चाहिए, उसको 1/4 कर देना चाहिए था, 2 होना चाहिए था इंस्टेड ऑफ 4, 4 की तो कोई तुक नहीं बनती, ठीक है, चलें, परेशानी खत्म। अच्छा अगर आपको याद होगा प्रोसेस कॉस्टिंग का मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 दिया था एक होम असाइनमेंट में, और एक और हमारा रहता था प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3, राइट, 2 और 3 हमारा रहता था, और मैंने आपको ये कहा था कि मैं आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर उसको मैं दे दूंगी। तो 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया सबका, इसमें कोई मसला कोई परेशानी, या अगर नहीं किया तो मैं आपको ये दे देती हूँ प्रोसेस कॉस्टिंग का प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3, ये दोनों आपके होम असाइनमेंट्स हैं फिर, ठीक है सना, बच्चे हो गया सॉल्व, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया था, अगर नहीं किया हुआ तो ये आज सारे सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि हम इनको प्रैक्टिस क्वेश्चन जो प्रोसेस कॉस्टिंग के भी 2 इंपॉर्टेंट सवाल रह गए थे वो हमारे खत्म हो जाए, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 नहीं किया था तो आज इसको अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है जनाब। तो टारगेट कॉस्टिंग भी हमारा क्लोज हो गया, प्रोसेस कॉस्टिंग के भी ये 2 सवाल रहते थे इंपॉर्टेंट, बाकी जो जितने भी क्वेश्चंस रह गए हैं वो आप खुद सॉल्व करें और मेरे से डिस्कस कर लें। मैंने आपको ये बात पहले भी मेंशन की हुई है कि जो हमारा लास्ट अटेम्प्ट का पेपर था, सबसे रीसेंट अटेम्प्ट का, यानी कि ऑटम 2019, वो आपने प्लीज उसको अटेम्प्ट मत कीजिएगा, खुद से भी मत अभी अटेम्प्ट करें, क्योंकि वो मैंने खुद जो है वो संभाल के रखा हुआ है, वो मैंने आपको इंशाल्लाह एंड पे हम जब सारा सिलेबस अपना कवर कर लेंगे तो हमने एक क्लास के अंदर उसको मैंने आपको देना है इन एग्जाम सेटिंग, ठीक है, एग्जाम की सेटिंग में हम वो सॉल्व करेंगे ताकि हमारा जो टाइम मैनेजमेंट का इशू है वो भी हमारा थोड़ा सा रिजॉल्व हो जाए, कि हम 3.25 घंटे में किस तरीके से, वो मैं आपको पहले कह दूंगी कि भाई आपने सॉल्व करना है, फिर हम एक क्लास रख लेंगे टू डिस्कस द इश्यूज एंड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दैट पेपर, ठीक है, तो वो जितने भी आपके उसमें टॉपिक्स आए हुए हैं, ईओक्यू है, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग है, जितने भी टॉपिक्स है, मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं है कि क्या क्या उसमें टॉपिक्स थे, तो वो सारे फिर आपके एक तो ये कि कवर हो जाएंगे, आप उसको एक सरसरी से तौर पे, आई होप आप लोग उस टाइम तक पिछले सारे टॉपिक्स भी रिवाइज कर चुके होंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट आइडिया होगा, स्पेशली जो ईओक्यू वगैरह थोड़े से टेक्निकल टॉपिक्स हैं वो सब, तो हम इंशाल्लाह इस पोजीशन में होंगे कि हम फिर उस पेपर के इश्यूज को भी डिस्कस कर सकें, ठीक है, तो प्रोसेस का प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 आर योर होम असाइनमेंट्स, ठीक है, ठीक है जनाब, तो टारगेट कॉस्टिंग भी क्लोज हो गया, इसमें कोई मसला कोई परेशानी तो बड़ा सिंपल सा है ना। अब जो एक चीज हमारी थी जो कि आज मुझे इसका आइडिया हुआ है कि हम लोग का वैसे भी हाइलो मेथड और रिग्रेशन एनालिसिस हमने डिस्कस करना भी था, तो वो जरा हम एक दफा डिस्कस कर लेते हैं। शाहरुख का सवाल एक आया है कि जब हम प्रैक्टिस कर रहे हो, जब हम बेसिकली तैयारी कर रहे हो ओल्डर टॉपिक्स की, तो हाउ शुड बी रिवाइज और प्रैक्टिस, तो डेफिनेटली अगर मैं आपको अपना बताऊं तो आई यूज्ड टू डू इट द वे माय टीचर टॉट अस, ठीक है, जिस तरह से हमारे टीचर ने बिल्कुल टीच किया, बिल्कुल स्टेप वाइज चले, और बस यू जस्ट इंश्योर के बाय द एंड ऑफ इट आपने जितने भी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं वो अटेम्प्ट कर लियो, ठीक है, अगर जिस तरह आपने कॉन्सेप्ट की रिविजन की, ठीक है, अब कॉन्सेप्ट की रिवीजन करते हुए आपने वो वाले सवाल भी अटेम्प्ट किया, ऑब्वियसली बात है आप कॉन्सेप्ट की रिवीजन करोगे क्वेश्चंस को सॉल्व करके, और क्वेश्चंस आप उसी तरह से उसी ऑर्डर में सॉल्व करो जिस ऑर्डर में हमने किए, फिर एट द एंड ऑफ दैट टॉपिक आप देखो कि कौन कौन से क्वेश्चंस रह गए हैं, अब जाहिर सी बात है कॉन्सेप्ट रिवाइज काफी केसेस में तो मैंने इस तरह से किया ना कि अपनी एग्जाम्पल बना के आपको कॉन्सेप्ट समझाया और फिर हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पर आए, ठीक है, तो पहली दफा रिवाइज करते हुए तो आपको जाहिर सी बात है क्वेश्चन को विद सॉल्यूशन देखना पड़ेगा समझने के लिए, रिवाइज करने के लिए कि कॉन्सेप्ट क्या था, ठीक है, फिर जब आप एक दफा फिर जो है वो एक दफा आपने क्वेश्चन को देख लिया, जल्दी से नजर मार ली कैसे उसमें कैसे किया, और फिर आप खुद उस सवाल को करने बैठ जाए, इस तरह से करें, तो उसमें फिर ये होगा कि आपको आपके लेक्चर की रिविजन भी एक किस्म की हो जाएगी, और क्या होगा आपके क्वेश्चंस भी साथ साथ अटेम्प्ट होते रहेंगे, ठीक है, इस तरह से आप कर लें, वरना आपको पता है आपने पहले भी सारी अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स जो हैं वो पढ़े हुए हैं, जिस तरीके से बाकी सब्जेक्ट्स में आपने अपना अप्रोच रखा था उसी तरह से रखें FAR1 में इंट्रो में, क्योंकि ये भी न्यूमेरिकल ही है, ठीक है, तो टारगेट कॉस्टिंग को फिर मैं क्लोज करूं, बजटिंग स्टार्ट करते हैं, हमारा नया चैप्टर है, हाँ जी, शुड आई क्लोज दिस, इसको मैं बंद कर दूं, प्रोसेस कॉस्टिंग को यस मैंने खुला रखा है क्योंकि प्रोसेस कॉस्टिंग में 2 हमने अभी भी क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, ठीक है,
तो अब हम आते हैं हमारा नया चैप्टर जो है बजटिंग का। बजटिंग के अंदर हम आते हैं, बजटिंग जो है जी मुनीबा। मुनीबा कह रही है कि प्रोसेस कॉस्टिंग के लिए एक सेपरेट क्लास रख लें, तो एक इतनी जो ढेर सारी क्लासेस ली हैं हमने आधे एक घंटे की, बेशक क्या समराइज करना चाह रहे हैं आप उसको। जो मैंने आप लोगों से कमेंट किया हुआ है कि एक समरी मैंने अपलोड करनी है, वो इंशाल्लाह होपफुली आज मैं अपलोड कर लूंगी, ठीक है। हाँ जी मुनीबा, क्या इश्यूज आपने डिस्कस करने हैं? चलें एक काम ये करते हैं, अभी तो इसको, क्योंकि अभी तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है क्लास को रखना एटलीस्ट इन द कमिंग वीक, ठीक है। जो अभी हमारा वीक स्टार्ट हुआ है उसमें मेरे लिए मुश्किल है। नेक्स्ट वीक हम डिस्कस करके ना, वो हम, हाँ जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 की एंट्रीज भी मुझे याद है, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा रिलैक्स इस मामले में इसलिए क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 की एंट्रीज पैक हैंडबुक में भी ठीक है। वो फर्क सिर्फ ये है कि भाई हम जो करते हैं वो हम थोड़ा मतलब एंट्रीज को जरा ब्रेक करके करते हैं, ठीक है। और इन्होंने जो क्वेश्चन में किया हुआ है, उन्होंने कंसोलिडेटेड एंट्रीज पास कर दी हुई, तो गलत नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा उस मामले में भी रिलैक्स्ड हूँ कि अल्टीमेटली उनकी एंट्रीज भी ठीक है। अगर किसी को वो वाली समझ में आ रही है तो वेल एंड गुड, लेकिन मैं इंशाल्लाह प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 की एंट्रीज भी अभी अपलोड करूंगी, ठीक है। एक वो हो गया, और 3 सवाल ऐसे थे, वो मेरे पास लिस्ट है जो मैंने आपसे फुल डिस्कस करके फिर आपसे शेयर करना है उनके सोल्यूशंस, ठीक है जी जनाब। तो नेक्स्ट वीक हम एक काम करते हैं कि प्रोसेस कॉस्टिंग की फिर नेक्स्ट वीक आई ट्राई कि एक एक्स्ट्रा क्लास हम रख लें। मैं पैक से जरा बात कर लूं, और उसमें फिर ये है कि हम आपकी जो एक ओवरव्यू सा हम ले लेंगे कि जी प्रोसेस कॉस्टिंग का क्या है। बहुत सारे सिनेरियोज है ना, तो आप बिल्कुल व्हाट्सएप पे पूछें, व्हाट्सएप पे पूछ लें। लेकिन मैं आपको वही बता रही हूँ कि इस हफ्ते मैं थोड़ा सा कॉटअप हूँ। इस हफ्ते क्या, मैं पिछले 2-3 वीक से जो है आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइम इतना ज्यादा नहीं दे पा रही, तो बहुत सारे बच्चे जो है वो काफी नाराज हैं। लेकिन ये कि मैं कोशिश तो करती हूँ, ऐसे क्वेश्चन जो कि मुझे मतलब मैं रेडली उनको आंसर कर लूँ, उनको तो जवाब मिल जाते हैं, और ज्यादातर ऑडियो पे मैं रिप्लाईज कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे जो हैं काफी मेरे से नाराज भी हो रहे हैं कि मैम आप रिप्लाई नहीं कर रही, तो उसके लिए मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि जरा थोड़ा सा तहम्मुल, जरा और बुर्दबारी का मुजाहरा करें, और मैं इंशाल्लाह उनको रिस्पॉन्ड करूंगी। ऐसा कभी भी नहीं होता कि मैं किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन जो है वो अनआंसर्ड रहने दूं। मुझे खुद भी बड़ी चुलबुली सी हो रही है, बट क्या कर सकते हैं हम उसमें, ठीक है। तो एक्स्ट्रा क्लास कोशिश करेंगे कि चलें थोड़ी सी उसी तरह की हो, ऑप्शनल होगी, फिर जिसको लेनी है ले, जिसको नहीं लेनी ना ले। यासिर आप फिर मत लीजिएगा, आप रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज आप अपने क्वेश्चन जो है मुझे भेज दें, आई ट्राई टू आंसर देम इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है जनाब मुनीबा। डोंट लेट इट पिंच यू फॉर लॉन्ग, आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, ठीक है। चलें जी, बजटिंग अपना स्टार्ट करते हैं। बड़ा ही इसका भी हवा जो है वो बना हुआ है कि जी बजटिंग बहुत ही बड़ा कोई चैप्टर है, बहुत ही कोई टेक्निकल है। पहली बात तो ये कि दिस इज नॉट टेक्निकल एट ऑल। इसमें आपको एक अच्छी बात बता दूं, इसमें भी फॉर्मेट्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। आपने जितना भी काम किया है टू डेट, डायरेक्ट मटेरियल की कैलकुलेशंस, डायरेक्ट लेबर की कैलकुलेशंस, ओवरहेड्स की कैलकुलेशंस, अब पक्के हो गए हैं ना। ओवरहेड्स में क्या क्या जाना है, एब्जॉर्ब करना है, बाकी डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर के जो इश्यूज हैं उसमें भी आप माशाल्लाह पक्के हो गए हैं, ठीक है। अब बजटिंग में जब हम आते हैं, बजटिंग में पहली बात तो ये कि फॉर्मेट्स इन्वॉल्व है, ठीक है। फॉर्मेट्स इन्वॉल्व है, और आपको पता है कि जहां पे भी फॉर्मेट्स इन्वॉल्व होते हैं आप कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छा हो गया है ना। तो बजटिंग के अंदर जो जो कहा जा सकता है कि जी जो एक मुश्किल मुश्किल तो उसको मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि जो बजट्स बनाने ना वो भी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नंबर ऑफ बजट्स काफी हैं, ठीक है। कितने मतलब कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट्स हैं वो अच्छे खासे हैं। तो वो हो सकता है किसी को जो है वो फॉर्मेट याद रखने में प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं आपको बताऊं इसमें कोई याद रखने वाली बात है ही नहीं, ठीक है। पहली बात तो ये कि जो फॉर्मेट्स हम बजट्स के पढ़ेंगे वो कोई स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट्स नहीं है, ठीक है।
हो सकता है मैं स्टडी टेक्स्ट से आपको वो दिखाऊंगी फॉर्मेट, हो सकता है कि वही चीज आपको पैक हैंडबुक में थोड़े डिफरेंट तरीके से बताई जाए। तो आपको आई होप ये बात समझ में आती है ना कि जो फॉर्मेट्स की हम बात करते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह की, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह देखते हैं तो ठीक है वो हमारे कंपनी लॉ ने और स्टैंडर्ड्स ने हमें थोड़ा सा डिफाइन किया हुआ है कि जी हमने क्या क्या चीजें डालनी है, लेकिन हेडिंग ऊपर नीचे हो सकती है। आपकी जो चीजें हैं वो मतलब आप एंटिटी टू एंटिटी आप देखेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हो सकता है आपको माइन्यूट से डिफरेंसेस नजर आए, क्योंकि फॉर्मेट्स जो है कोई सच उसके भी मैं कहती हूँ कि कोई वो नहीं है, रूल नहीं है, उसकी कोई फिक्स्ड वो नहीं है, आप चीजें ऊपर नीचे उसमें हो सकती है ना। तो यहाँ पे जो बजट्स हैं, बजटिंग तो वैसे ही जी हम तो इंटरनल रिपोर्टिंग की बात करें, इंटरनल रिपोर्टिंग में तो और जो है वो चीजें फ्लेक्सिबल हो जाती है, रिलैक्स हो जाती हैं, ठीक है। तो जो बजट्स के हम फॉर्मेट्स देखेंगे तो मैं पहले से ही आपको डिस्क्लेमर दे रही हूँ, मुझे आगे जाके कोई ये ना बोले कि मैम हमने तो ये फॉर्मेट पढ़ा है, मैंने फलानी बुक देखी है, मैंने आई कैप का पास पेपर का सोल्यूशन देखा है, मैंने पैक हैंडबुक के पीछे सोल्यूशन देखा है, उसमें तो फॉर्मेट डिफरेंट है। तो मुझसे खुदारा कोई ये वाली बात ना करे, उसका मैं पहले ही आपको डिस्क्लेमर दे रही हूँ। द फॉर्मेट्स माइट वेरी फ्रॉम डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट आंसर्स, ठीक है। द पॉइंट इज आपका जब फाइनल अल्टीमेट आंसर होना चाहिए, जो इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड होनी चाहिए, इट शुड बी कंसिस्टेंट, इट शुड बी स्टैंडर्डाइज, ठीक है। वो अब हम देखेंगे जो कंटेंट्स होने चाहिए बजट्स के वो क्या होंगे। तो पहली बात तो ये एज द मतलब हमारी फॉर्मेलिटी जो होती है, क्या फॉर्मेलिटी होती है कि भाई हम हर चैप्टर शुरू करने से पहले क्या करते हैं, उसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हम देखते हैं कि भाई बजटिंग के ऊपर जब हम आते हैं तो बजटिंग का क्या पर्पस है, क्या हमारा पॉइंट है, बजटिंग हम करते किस तरीके से हैं, इसमें क्या क्या टूल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो जरा उस चीज को देख लेते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि बजटिंग हमारा होता क्या है, बजटिंग होता है हमारा प्लानिंग एंड कंट्रोल के लिए, है ना। बजटिंग is related to what? फ्यूचर। हम अपने फ्यूचर के बजट बनाते हैं, अगले साल का बजट बना लिया, अगले 2 साल का बजट बना लिया, अगले 6 महीने का बजट बना लिया, ठीक है। तो बजट में बेसिकली होता क्या है, बिल्कुल ठीक बात है। तो बजट को मैं ये भी कह सकती हूँ इन अदर वर्ड्स उसमें टारगेट सेट होते हैं, है ना। प्लानिंग में यही होता है ना, हमें सेल्स अपनी ये करनी पड़ेगी, हमारी जो अगले साल की सेल्स है उसका बजट हमने ये रखा है कि भाई हमारी बजटेड सेल्स इतनी होनी चाहिए, ठीक है। ये तो हो गई आपकी प्लानिंग, आपने टारगेट सेट कर दिया। बजट के थ्रू मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को एक डायरेक्शन मिल जाता है, ये सारी चीजें ना लिखी हुई हैं इसलिए मैं आपको कुछ लिखवा नहीं रही, सिर्फ समझें। बजट्स की वजह से क्या होता है, आपके जो एंटिटी होती है, आपके जो एम्प्लॉइज होते हैं, जो डिपार्टमेंट वाइज आपका सारा फंक्शन चल रहा होता है, सारे डिपार्टमेंट्स को ना एक अपना एक डायरेक्शन मिल जाता है। अब जिस तरह एक बुक में मैंने बड़ी अच्छी एग्जांपल पढ़ी कि किस तरीके से अगर अगर कोई बजट नहीं बनाता ना, अगर कोई बजट नहीं बनाती एंटिटी, तो दैट एंटिटी इज जस्ट लाइक दैट फुटबॉल टीम जिसके लोग खेल रहे हैं बट दे डोंट हैव अ गोल पोस्ट, कोई गोल पोस्ट है ही नहीं, उन्होंने गोल करना कहाँ है, ठीक है, उनको पता ही नहीं है, कोई इधर भाग रहा है कोई उधर भाग रहा है, ठीक है, यू गेट द पॉइंट राइट। तो मैंने एटलीस्ट ऐसी कोई भी एंटिटी नहीं देखी जो बजट्स ना बनाती हो। इवन छोटी से छोटी एंटिटी की कोशिश ये होती है कि वो किसी ना किसी फॉर्म में अपने पास कोई ना कोई बजट जरूर बनाए, ठीक है। इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए बजट्स बनते ही बनते हैं, अदरवाइज कोई डायरेक्शन नहीं होगा उस एंटिटी का, ठीक है। द पीपल शुड नो कि भाई हमारा टारगेट कितना है, हमने क्या अगले साल 1 मिलियन यूनिट्स बेचने हैं या सिर्फ 5 लाख यूनिट्स बेचने, ठीक है। तो बजट्स पहली बात तो ये कि रियलिस्टिक भी होने चाहिए, है ना। ये ना हो कि मुझे पता है कि फॉर एग्जांपल मैं बहुत ही कोई ना टेक्निकल मशीनरी और बहुत ही महंगी मशीनरी में डील करती हूँ, ठीक है, या मैं मैन्युफैक्चर करती हूँ। अब मैं अगर अपना ये बजट बनाऊं कि भाई अगले साल जो मेरी सेल्स है वो होनी चाहिए 1 मिलियन यूनिट्स, मैंने कि 1 मिलियन हाईफाई इतनी महंगी मशीनरी, और मुझे पता है कि जी बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन पास्ट रिकॉर्ड, मुझे ये बात पता है कि जी मेरे मुश्किल से 50,000 यूनिट्स बिकते हैं एक साल में, वही काफी होते हैं, क्योंकि मेरी क्या है, मेरी बड़ी स्पेशलाइज्ड मशीनरी है, ठीक है, हैवी ड्यूटी किस्म की मशीनरी है। तो मैं अगर 1 मिलियन का बजट रख दूंगी तो वो भी ठीक नहीं है। तो बजट शुड बी रियलिस्टिक, पहली बात तो ये, इन ऑर्डर फॉर द एंटिटी टू गेट एज मच बेनिफिट फ्रॉम इट एज पॉसिबल, ठीक है। तो बजटिंग का मेन पर्पस आपका प्लानिंग एंड कंट्रोल होता है, ठीक है। प्लानिंग एंड कंट्रोल में इसका बहुत इस्तेमाल होता है, ठीक है जनाब। इवन आपके घर में भी
किसी ना किसी फॉर्म में जो है वो बजट जो है वो बजटिंग हो रही होती है, ठीक है। आपकी अम्मी को जो पैसे मिलते होंगे आपके जो महीना चलाने के, या आपके अगर फादर ये काम करते हैं ग्रोसरी के लिए, तो उनको पता होता है कि भाई मैंने जो है इतने अमाउंट से ज्यादा मैंने खर्चा नहीं करना फलाने डिपार्टमेंट पे, जो खासतौर पे जो लग्जरीज है ना, जो लग्जरीज हैं उसमें हमें, अब जिस तरह काफी घरों में ऐसा होता है कि जी हमें पता होता है कि जी 10,000 रुपीज से ज्यादा हम कपड़ों पे खर्चा नहीं करेंगे पूरे महीने में, है ना। तो जैसे ही वो हो जाता है, ओहो यार पैसे खत्म हो गए, पैसे हो सकता है खत्म ना हुए हो, बट यू नीड दैट लेफ्ट ओवर मनी फॉर सम अदर यूटिलिटीज, है ना। तो ये भी सारी बजटिंग आपके दिमाग में एट एनी पॉइंट, मतलब किसी ना किसी फॉर्म में आपके पास चल ही रही होती है, ठीक है जी। तो सवाल ये उठता है कि जी ये जो बजटिंग और फोरकास्टिंग होती है, फोरकास्टिंग में बेसिकली क्या होता है, फोरकास्टिंग में ये होता है कि आप पास्ट ट्रेंड को जो है ना एक्स्ट्रापोलेट करते हो, ठीक है। जो भी आपका पास्ट ट्रेंड है उसको आप प्रोजेक्ट कर देते हो फ्यूचर पे। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं जिसमें हम लोग लीस्ट स्क्वायर मेथड जो है वो इंशाल्लाह वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम हिस्टोरिकल डेटा को अगर प्रोजेक्ट कर दें फ्यूचर के ऊपर, तो वो फोरकास्टिंग कहलाती है। फोरकास्टिंग और बजटिंग में फर्क है, ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। फोरकास्टिंग और बजटिंग में फर्क है, और बहुत ही छोटा सा फर्क है, हो सकता है किसी को ये नजर भी ना आए, ठीक है। पहली बात तो ये, फोरकास्टिंग जो है वो पहले होगी, ठीक है। आप पहले फोरकास्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपको डिमांड पता है भाई पिछले जो है वो पीरियड्स में क्या डिमांड चलती आई है, ठीक है। आपने फोरकास्ट किया कि आपके पास फ्यूचर डिमांड कितनी होगी, फॉर एग्जांपल फ्यूचर डिमांड होगी 22 लाख पर एनम, ये आपने फोरकास्ट की ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ट्रेंड। मुख्तलिफ आपके पास टूल्स अवेलेबल हैं फोरकास्टिंग के लिए, ठीक है। उसमें से कुछ क्वालिटेटिव टूल्स हैं, यानी कि कुछ सब्जेक्टिव टूल्स हैं, कुछ क्वांटिटेटिव टूल्स हैं, जिसमें आपके पास हाइलो मेथड और ये सारी एस्टिमेशन आ जाती है, ठीक है। लीस्ट स्क्वायर आपका रिग्रेशन एनालिसिस आ जाता है, जो कि हमने अभी देखना है, ठीक है। इवन आपका जो जैसा फॉर एग्जांपल क्वालिटेटिव क्या हो सकता है, आपको पता है कि जी आपका सेल्स डिपार्टमेंट है, अब सेल्स डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा इन टच है ना कस्टमर्स के साथ, है ना। उसको सबसे ज्यादा पता है कि हमारी सेल्स वगैरह कितनी होती है कितनी नहीं होती, ठीक है। तो आपने, आपके जो सेल्स वाला बंदा है ना, आपने उससे पूछा कि यार इन योर ओपिनियन अगले साल की डिमांड कितनी होगी। तो उसने अपने हिसाब से थोड़ी बहुत कैलकुलेशन की और उसने कहा कि जी मेरे ख्याल से अगले साल की जो डिमांड होगी ना वो 2 लाख यूनिट्स के आसपास होगी। क्यों? क्योंकि भाई पिछले साल भी तकरीबन इतनी इतनी की थी। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जी हमारी जो मार्केटिंग एक्टिविटीज हैं उनसे थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, जो हमारी और जो कंपेटिटर्स हैं उनकी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो हमारे से लो हो गई है, या सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी और अराउंड 2 लाख रुपीज 2 लाख यूनिट्स आपका फ्यूचर मतलब अगले साल का डिमांड होगा, ठीक है। तो ये क्वालिटेटिव उसने अप्लाई किया, उसने अपना ओपिनियन दे दिया। सब चीजें आपकी बुक्स में लिखी हुई हैं, इसलिए मैं कुछ आपको लिखवा नहीं रही हूँ, ठीक है। एग्जैक्टली तो वो ऑब्वियस सी बात है, ओपिनियन भी उसी बेसिस पे बनता है ना, पास्ट एस्पेक्ट को देख के ओपिनियन बनता है। फिर क्वांटिटेटिव में मैं खुद कैलकुलेट कर सकती हूँ कि भाई मेरे पिछले कुछ सालों का मैं एवरेज ले लूं, ठीक है। ऑन एन एवरेज मैं ये देख लूं कि पिछले 3 सालों में कितनी मेरी डिमांड रही है ऑन एन एवरेज। तो जाहिर सी बात है आपको पता है कि एक्चुअल डिफरेंट होगी ना, एक्चुअल आपको डिफरेंट होगी। आपने कहा कि ईयर 1 में जी 1.5 लाख यूनिट्स हो गई थी मेरी डिमांड, ठीक है। ईयर 2 में जो है वो मेरी हो गई थी 2,50,000 यूनिट्स, ठीक है। और ईयर 3 में मेरी हो गई थी कितनी, फॉर एग्जाम्पल 2,25,000 यूनिट्स, ठीक है। थोड़ी सी गिर गई थी, आज कुछ भी हो सकता है ट्रेंड। तो मैं ये बात कर सकूंगा, मेरे पास ईयर 4 फ्यूचर है, ठीक है। ईयर 4 अभी आना है, ईयर 4 आना है, तो मैं ईयर 4 के लिए एक्सपेक्टेड डिमांड, एक तरीका मेरे पास क्वांटिटेटिव का ये कि मैं एवरेज ले लूं कि ऑन एन एवरेज पिछले 3 सालों का मैं एवरेज ले लूं कि ऑन एन एवरेज एक साल की कितनी डिमांड बनती है ना। तो मैंने कर लिया 1,50,000 प्लस 2,50,000 प्लस 2,25,000 डिवाइडेड बाई 3, है ना। तो मैंने कहा कि ऑन एन एवरेज मेरी 2,08,000 के करीब यूनिट्स जो है वो मेरी डिमांड है। तो मैं तकरीबन चलो अपना फोरकास्ट कर देती हूँ 2,10,000 यूनिट्स, है ना। 2,10,000 यूनिट्स तो मैंने एक्सपेक्ट कर लिया, ये मेरी फोरकास्ट हो गया। फोरकास्ट के बेसिस पे आपने बजट बनाना है, ठीक है। आपने टारगेट फिक्स करना है कि भाई मेरी डिमांड 2,10,000 है, आई ट्राई कि भाई मैं 2,20,000 अपना सेल्स कर लूं। तो ये अब आपने फिर बजट बना के अपने डिपार्टमेंट्स को देना है कि जी फोरकास्ट के हिसाब से तो ये है, तो मेरे पास मैं अपना टारगेट कितना फिक्स करूं
मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करके मैं बजट अपना बनाना रख रही हूँ, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो फोरकास्टिंग जो है, it is a tool that will ultimately help in preparing budgets, that will ultimately help in planning for the entity, ठीक है। फ्यूचर के पीरियड्स के लिए जो प्लानिंग है वो फोरकास्टिंग हेल्प करता है। तो पहले फोरकास्टिंग करेंगे, उसके बाद पे ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्ट हम अपने बजट्स बनाएंगे। a little bit different than forecasting, but yes, these two things they occur like all together, यानी कि एक साथ ये सारे काम होंगे। पहले होगा फोरकास्टिंग, उसके बाद ही फिर यूल बी इन अ पोजीशन टू प्रिपेयर सम बजट्स, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई? तो यहाँ पे थोड़ा सा माइन्यूट सा इन दोनों के दरमियान डिफरेंस जरूर है, ठीक है जनाब। तो वो फिर आगे खैर एसेस तो हमने फोरकास्टिंग वगैरह, it is a tool that will ultimately help in preparing budgets, that will ultimately help in planning for the entity, ठीक है। फ्यूचर के पीरियड्स के लिए जो प्लानिंग है उसके लिए वो फोरकास्टिंग हेल्प करता है। तो पहले फोरकास्टिंग करेंगे, उसके बाद फिर ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्ट हम अपने बजट्स बनाएंगे। तो बजटिंग इज अ लिटिल बिट डिफरेंट देन फोरकास्टिंग, बट यस, दीज टू थिंग्स दे अकर लाइक ऑल टुगेदर, यानी कि एक साथ ये सारे काम होंगे। पहले होगा फोरकास्टिंग, उसके बाद ही फिर यूल बी इन अ पोजीशन टू प्रिपेयर सम बजट्स, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई? तो यहाँ पे थोड़ा सा माइन्यूट सा इन दोनों के दरमियान डिफरेंस जरूर है, ठीक है जनाब। तो वो फिर इंशाल्लाह आगे खैर एसेस तो हमने फोरकास्टिंग वगैरह डिफरेंट तरीके से तो हम नहीं पढ़ना, हम इकट्ठा ही उसको पढ़ेंगे, ठीक है जनाब। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं जरा भी अपना पैक हैंडबुक भी खोल लूँ ताकि उसको भी हम रेफरेंस बना के चीजें देखें। तो सबसे पहला काम तो हमने इन्हीं टूल्स के ऊपर पढ़ना है। इन्हीं टूल्स को बेसिकली पहले तो था रिवीजन इनका, ठीक है। क्या पढ़े हम? बजटिंग मैंने डाउनलोड कर लिया था जी जनाब। तो जाहिर सी बात है पहले हमने इन्हीं चीजों की रिवीजन करनी है कि हम किस तरीके से फोरकास्टिंग वगैरह कर सकते हैं और क्या हमारे पास टूल्स हैं। तो दो इम्पोर्टेंट जो हमारे पास टूल्स हैं वो मैंने पहले भी आपको मेंशन कर दिया, वो हैं रिग्रेशन एनालिसिस और हाइलो मेथड, ठीक है। तो पहले तो जरा इसकी थोड़ी सी हम वो देख लेते हैं, थ्योरेटिकल एलिमेंट देख लेते हैं। व्हाट आर द 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बजट? क्या 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है? इट इज अ स्टेटमेंट, ये जीएल का पार्ट नहीं होता, यानी कि बजटिंग जो है वो अल्टीमेटली जो बजट है उसका ट्रायल बैलेंस में या उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है ना। क्योंकि आपको आई होप ये बात समझ में आती है कि जो ट्रायल बैलेंस बनता है, जो जीएल बनता है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, वो तो हिस्टोरिकल डेटा को यूज करके बनते हैं ना, जो हो चुका। तो जो होने वाला है उसका हमारा ट्रायल बैलेंस या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या जीएल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी कोई जर्नल एंट्रीज हमने पास नहीं करनी, ठीक है। इट इज प्रिपेयर्ड इन एडवांस, लाइक ऑब्वियसली बात है बजट जो है वो आप फ्यूचर का ही प्रिपेयर करते हैं। अब बजट जो है वो हम एक्सप्रेस किस तरह से कर सकते हैं? बजट हम बनाते किन टर्म्स में? बजट जो है वो क्वांटिटी के टर्म्स में भी बन सकता है, ठीक है। कि मैं आपको बता दूं कि ये प्रोडक्शन बजट है। अब मुख्तलिफ बजट हमने देखने हैं ना, तो कुछ बजट्स आपको नजर आएंगे कि वो यूनिट्स के टर्म्स में बनते हैं, आवर्स के टर्म्स में बनते हैं, ठीक है। क्वांटिटी के टर्म्स में वो बन गए कि भाई अगले साल हमने इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, दैट्स इट, बजट हमारा वहीं पे खत्म, ठीक है। ये प्रोडक्शन बजट एक एग्जांपल है, ठीक है जनाब। और बजट हमारा रुपीस में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कैश बजट नाम की एक चीज होती है, ठीक है। फिर इसके अलावा एक और बजट है कि जी प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ बजटेड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो उसके अंदर वो हम अमाउंट लिख देते हैं कि भाई हमारा अगले साल का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का बजट कितना है, ठीक है। हमारे अगले साल का कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का बजट कितना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और ये दोनों टर्म्स में भी एक्सप्रेस किया जाता है। जिस तरह हम सेल्स बजट देखेंगे तो सेल्स बजट में ये लिखा होगा कि अगले साल का हमारा यूनिट्स में कितनी सेल्स होनी चाहिए और हमारा उन यूनिट से ऑब्वियसली बात है रिलेटेड फिर रेवेन्यू भी कितना होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ आपके पास बजट्स हैं जो सिर्फ यूनिट्स की टर्म्स में बात करेंगे, कुछ आपके पास बजट सिर्फ और सिर्फ कैश की टर्म्स में बात करेंगे। जिस तरह कैश बजट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अमाउंट इन रुपीज ही उसमें डलता है, ठीक है। जो भी मैं प्रोडक्शन बजट वगैरह की बात कर रही हूँ उसकी बात कर रही हूँ ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसमें भी दोनों चीजें आती हैं, वो प्योरली अमाउंट से परटेन नहीं करता, ठीक है। और दोनों यूनिट्स की टर्म, यूनिट्स भी लिखे हुए हैं उसमें और अमाउंट इन रुपीज भी लिखी हुई हो, ऐसे भी बजट्स होते हैं। जिस तरह सेल्स बजट हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया, ठीक है। फिर अगेन दिस कवर्स अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। हो सकता है मैंने अगले 4 क्वार्टर्स के बारे में बात कर ली हो, तो वो शॉर्ट टर्म हो गया ना, विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स हो गया। हो सकता है मैं अगले 4 साल का बजट बना लूं, ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म हो गया, ठीक है।
फिर क्या अग्रीड पॉलिसी, ऑब्वियसली बात है बजट प्रिपेयर करने से रिलेटेड आपको जो भी पॉलिसीज होंगी मैनेजमेंट की वो आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी, उसी को यूज करके आप फिर बजट प्रिपेयर करोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका हर बजट का कोई ना कोई डिफाइंड ऑब्जेक्टिव होता है। क्या मतलब हुआ इसका? देयर इज समथिंग कॉल्ड अ सेल्स बजट। ठीक है, सेल्स बजट एज द टाइटल इटसेल्फ डिनोट्स, क्या ऑब्जेक्टिव है सेल्स बजट का? टू लेट द यूजर्स नो कि हमारे फ्यूचर के सेल्स एंड यूनिट्स एंड सेल्स रेवेन्यू इन रुपीस कितना होगा, ये कितना होना चाहिए, बजटेड कितना है। इज दैट क्लियर? इसी तरह से देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट आपको बताएगा कि जी कितने हमने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं अगले 4 सालों में। ठीक है, तो हर बजट का एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, वो अपना स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अचीव करेगा एंड दैट्स इट। ठीक है, एक आपका कहलाता है मास्टर बजट, कॉर्पोरेट बजट भी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, वो मास्टर बजट ऐसा है जो कि सारे बजट्स प्रिपेयर करने के बाद एक किस्म का समझे उसकी समरी है। ठीक है, उसका एक वो समराइज कर देता है और उसमें बेसिकली हम बनाते क्या है, बैलेंस शीट बनाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं बजट। तो आपको पता है ना ये क्या है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं हमारे वो समरी तो होते हैं हर चीज की, प्रोडक्शन की भी समरी हो गई, सेल्स की भी समरी और समराइजेशन होगी, सारे रिजल्ट्स की समरी होती है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसी तरह बजट सारे आपने इंडिविजुअल अलग अलग बनाए और उन सब को आप समराइज कर देते हैं, आप उन सब को एक मास्टर बजट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सब हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। ठीक है, चले जी आगे चलते हैं। ये आपको इन्होंने वही मास्टर बजट का उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया इस छोटे से फ्लो चार्ट के थ्रू, कॉन्सेप्ट ऑफ मास्टर बजट। तो बेसिकली ये सारे बजट हमने पढ़ने हैं। हमारा मास्टर बजट का इनफैक्ट हर बजट का जो बेसिस है ना वो सेल्स बजट है। ठीक है, होता क्या है, आपका सेल्स का टारगेट सेट होता है तभी प्रोडक्शन का टारगेट भी सेट होगा। ठीक है, तभी बाकी सारे एक्सपेंसेस का टारगेट भी सेट होगा, तभी बाकी सारी एक्टिविटीज का टारगेट भी सेट होगा। इज दैट क्लियर? तो जो ड्राइविंग फोर्स है आपके किसी भी एंटिटी में वो क्या है, वो सेल्स है। आपने कितनी सेल्स करनी है पहले ये तो डिटरमिन हो जाए, उसके बाद आप प्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद आप परचेजिंग करेंगे, है ना, रॉ मटेरियल की। ठीक है जनाब, तो सेल्स बजट इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर ऑल बजट्स। ये बात आप सबको समझ आ जानी चाहिए। अगर कोई बंदा किसी के दिमाग में सवाल आया ना कि भाई ये तो फिर बड़ा विशियस साइकिल हो गया, कौन सी चीज हम पहले करें, कौन सा काम हम सबसे पहले अपना, कौन सा टारगेट हम फिक्स करें, क्योंकि आपको पता है कि हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। सेल्स ज्यादा होंगी तो प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी, प्रोडक्शन ज्यादा करनी है तो रॉ मटेरियल की परचेजेस भी ज्यादा होंगी, है ना, डायरेक्ट लेबर भी आवर ज्यादा मैन्युफैक्चर करेंगे, मतलब हम काम करेंगे, हमारे ओवरहेड्स भी ज्यादा इनकर होंगे, जाहिर सी बात है। तो हमने पहला हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, इट विल ऑलवेज बी सेल्स। ठीक है, सेल्स का टारगेट सेट करना, सेल्स का बजट सेट करना। फिर प्रोडक्शन बजट अगली चीज आ जाती है, सेल्स के बाद आप प्रोडक्शन के ऊपर आएंगे, हमने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं। ठीक है, उन प्रोडक्शन की वजह से और क्या क्या चीजें आपकी हिट होंगी, फिर रॉ मटेरियल परचेज कितना करना है, लेबर को कितना बजटेड हमारी कॉस्ट होगी लेबर की, फैक्ट्री ओवरहेड्स हमारे बजटेड कितने होंगे, फिक्स्ड अलग वेरिएबल अलग, है ना। फिर इन तीनों एलिमेंट्स को मिला के हम क्या चीज बनाते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनेगा, है ना। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बजट बनेगा, बिल्कुल वही फॉर्मेट है जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या फॉर्मेट पढ़ चुके हैं मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के लिए? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या फॉर्मेट है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP, एड ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स लेस क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स। यस, ये याद है सबको? एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं। जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट है वही आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बजट है। फर्क सिर्फ क्या है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट आप बना रहे थे पास्ट डेटा को यूज करके, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बजट उसी तरह से बनेगा बिल्कुल, विद द एक्सेप्शन दैट अब आपने एस्टिमेटेड फिगर्स लेनी है, एक्सपेक्टेड फिगर्स लेनी है, बस दैट्स इट। ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस बजट पे जाहिर सी बात है आपकी कितनी एक्टिविटी होती है, आप कितनी सेल्स करते हो, कितना आपका काम है, उस पे बड़ा इन्फ्लुएंस करेगा। जाहिर सी बात है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी उसी हिसाब से होंगे, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ये बिल्कुल सिंपल बजट्स हैं, इसमें आप लिस्ट डाउन कर देते हो कि हमारे एक्सपेक्टेड फलानी रेंट हमारा कितना है, अगले साल का बजटेड रेंट एक्सपेंस कितना है, अगले साल की बजटेड सैलरीज कितनी है, बस सिर्फ लिस्ट डाउन करनी होती है, दैट्स इट, वो बजट आपका बन जाता है। कुछ बजट तो बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है,
सिर्फ आपने क्या करना है, बल्कि ऊपर भी ये बात लिखी हुई है। हाँ जी, ये देखें क्या, फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बजट इज जस्ट अ मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ गिवन डेटा। बस आपने गिवन डेटा से फिगर्स उठानी है, रेलेवेंट फिगर्स उठानी है। ऑब्वियसली बात है कैलकुलेशंस भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है। कुछ केसेस में आपको जिस तरह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट है उसमें प्रॉपर आपको वर्किंग करनी पड़ेगी, एंड दैट वर्किंग माइट बी डिफिकल्ट, टेक्निकल भी हो सकती है वो। लेकिन कुछ बजट्स ऐसे हैं कि आपने बस सिर्फ डेटा उठा के ना उसको एक लिस्ट डाउन करना है और आपने बजट बना के सामने दे देना है, उसमें कोई काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। जब आप ये सारा काम कर लेंगे तो यू विल बी इन अ पोजीशन टू प्रिपेयर अ मास्टर बजट। मास्टर बजट का एक ऑल्टरनेटिव नेम है कॉर्पोरेट बजट भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो मास्टर बजट में क्या बनता है, मास्टर बजट में आपका बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बजटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट, बिल्कुल वही चीजें हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स पढ़ चुके हैं फेयर 1 में? हाँ जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट सारे पढ़कर आए ना, चलें, ठीक है। तो बजटेड इनकम स्टेटमेंट हो गई इन अदर वर्ड्स, बजटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गई इन अदर वर्ड्स, एंड बजटेड बैलेंस शीट। तो हो गया ना, ये समराइजेशन हो गई ना। सारे बजट्स को आपने काम किया, फिर सारे बजट्स को अल्टीमेटली मास्टर बजट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, एंड देयर विल ऑलवेज बी एन इनपुट फ्रॉम बजटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर कि भाई हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमने अगले साल में हेवी किस्म की जो इन्वेस्टमेंट करनी है ना, नॉन करंट एसेट्स, वो किस किस में करनी है, उनकी अमाउंट एक्सपेक्टेड कितनी है, ठीक है। चलें जी, कॉस्ट बिहेवियर हम ये सारी चीजें कर चुके हैं जब हम कर रहे थे रिवीजन, याद है? वेरिएबल, फिक्स्ड, सेमी वेरिएबल, ये सारी चीजें याद है ना जो कॉस्ट होती थी। क्योंकि अब हम, अच्छा मुझे बताया ऑडिट की क्लास है आज? अच्छा है, चले तो एक काम ये करते हैं, ये फिर हम इंशाल्लाह फिर कल ही करेंगे। जो हमारी हाइलो मेथड और रिग्रेशन एनालिसिस है, इसको फिर हम इंशाल्लाह कल ही करते हैं, क्योंकि ये ऑब्वियसली बात है मैंने आपको प्रॉपर सॉल्व करवाना है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 प्रोसेस कॉस्टिंग के सिर्फ यही आपके होम असाइनमेंट है। बजटिंग आज हम ऑफिशियली स्टार्ट कर चुके हैं, और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरा टारगेट है कि फ्राइडे नहीं तो सैटरडे तक बजटिंग हमारा कंप्लीट भी हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये इस तरह का नहीं है कि बहुत ही कोई टेक्निकल किस्म का चैप्टर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गोइंग प्रीटी मच ऑन अ वेरी गुड पेस, ठीक है। हम ठीक ठाक टाइम भी लगा रहे हैं हर टॉपिक के ऊपर, हमारी प्रैक्टिस भी ठीक ठाक चल रही है, और हमारी स्पीड भी ठीक है। और ये एक अच्छी बात होगी कि हमारी जो क्लास की टाइमिंग 1.5 घंटे पे हो चली गई है, ठीक है। और आगे आपको पता है इंशाल्लाह ताला संडेज भी ऑन होंगे, 4 ही तो संडेज में सिर्फ रह गए, तो जरा करके फारग करते हैं इसको, है ना। तो इंशाल्लाह संडेज भी थोड़ा बहुत ऑन करके थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगा के, बहुत ज्यादा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। इंशाल्लाह ओवरवेलमिंग, इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रही हूँ कि ओवरवेलमिंग नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल हो गया है टू टेक एक्स्ट्रा क्लासेस, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसको फिर हम कवर करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन बजटिंग में? अभी अभी तक तो हमने कोई खास डिस्कस किया ही नहीं है ना। तो इंशाल्लाह बजटिंग को कल देखेंगे, बहुत मजे का हमारा चैप्टर है, ठीक है। इसको जरा इंटरेस्टिंग सा लेके समझे। मैंने थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन तो आपको दे ही दिया है, ये बोल के कि इसमें फॉर्मेट्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। और बहुत ही सिंपल फॉर्मेट्स है, कसम से। आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का सारा काम कर लिया, ठीक है। आपने, आपको पता है कि जी सारी कैसे सब चीजें कैसे कैलकुलेट करते हैं, वही बस बेसिकली आपने वर्किंग्स करनी है, और वो करनी है एस्टिमेटेड मार्क्स को यूज करके, ठीक है जनाब। सही है, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं, बजटिंग को आगे लेके चलेंगे। टिल देन दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।